यस, वेंटिलेशन और रिसेप्टर कीमो सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। और सीओपीडी और एफईए जो हमने रेशो पढ़ी थी, पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वाली, वो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में और दूसरी लंग डिजीज़ के अंदर। अ, ओके, आज हम स्टार्ट करते थे ब्रीथिंग से। ब्रीथिंग का सेंटर कौन सा था? ब्रीथिंग का सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? यस, मिडिल। और हमारी फ्रीक्वेंसी कौन इंक्रीज करवाता है ब्रीथिंग की? यस, न्यूमोटैक्सिस। और एक्सपायरेशन में कौन इन्वॉल्वमेंट होती है एक्सपायरेशन में? यस, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और डीप इंस्पायरेशन के अंदर ओके, डीप एंड प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन जो कि इंस्पायरेशन एपनियोस्टिक। यस, एपनियोस्टिक सेंटर, ठीक है, वो मैंने याद करवाने, डोर्सल से याद करवाने के लिए आपको डीप का वर्ड बताया था। बट प्रोलॉन्ग एंड डीप इंस्पायरेशन इज एपनियोस्टिक सेंटर। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग के अंदर। हमें सेंटर का पता चल गया, वॉल्यूम्स का पता चल गया, कैपेसिटीज का पता चल गया, रिसेप्टर कीमो एंड पेरिफेरल रिसेप्टर्स की हमने बात कर ली। सो द मसल्स विच हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट पेपर कि हमारे पास क्वाइट ब्रीथिंग के अंदर कौन से मसल इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और ओके, हम दो बात करेंगे मसल्स के हवाले से, दैट इज इंस्पायरेटरी। दिस इज एन इंस्पायरेटरी मसल। ओह सॉरी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। ओके, 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 थैंक यू। ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। ओके, हमने मसल्स की बात करनी है आज। लाइक इंस्पायरेटरी मसल जो कि हमारे पास इंस्पायरेशन करवाते हैं, और उसके अंदर वो मसल्स जो एक्सपायरेशन करवाते हैं, एक्सपायरेशन। ओके, अगेन मैं आपको एम्फेसाइज कर लूँ, जो जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा होता हूँ, दैट आर द सीपीएसपी पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे पास पेपर होते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक कि मैं आपको कोई टीच कर रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ऐसे जो कंसेप्चुअल चीज़ होती है उसमें मैं वैसे ही आपको डिटेल से पढ़ा देता हूँ। ओके, इंस्पायरेटरी मसल जो कि हमारे पास लाइक दो तरह के एक्सपायरेशन, एक तो हमारे पास रेस्ट के ऊपर बात करेंगे, रेस्ट के ऊपर कि इंस्पायरेशन में कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है मसल रेस्ट के अंदर, और हमारे पास जो फोर्स इंस्पायरेशन और फोर्स एक्सपायरेशन वाली कंडीशन के अंदर मसल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक है। फोर्स, FORCE, फोर्स वाले। ओके, सो और उसके बाद एसेसरी मसल हमारे पास आते हैं, वो पूछता है मोस्टली एक्सपायरेशन के, एसेसरी मसल ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है, एसेसरी मसल ऑफ एक्सपायरेशन, और ये भी उसने सिनेरियो के अंदर पूछे हुए हैं, एक्सपायरेटरी मसल के, एसेसरी मसल। ओके, तो रेस्ट के ऊपर हमारे पास इंस्पायरेशन कौन कौन सी करवाएंगे, कौन से दो मसल होंगे? देयर विल बी डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो नीचे वाला होगा लंग के। ओके, दिस इज अ लंग, और हमारे पास ये वाला होगा डायफ्राम, डोम शेप, ठीक है। डायफ्राम की नर्व सप्लाई क्या होती है? फ्रेनिक नर्व, ठीक है। C3, C3, C4, C5 मेक द फ्रेनिक अलाइन, ठीक है, फ्रेनिक। इसी वजह से जब हमारे पास इसकी इरिटेशन होती है ऑफ द डायफ्राम, तो हमारे पास जो शोल्डर होता है, शोल्डर पे भी हमारे पास उसकी टिप ऑफ शोल्डर पे रेफर्ड पेन हो रही होती है ड्यू टू
इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेफर्ड पेन। ओके, सो द मसल कौन कौन से होंगे? डायफ्राम्स एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो हमारे पास डायफ्राम डोम शेप है, ये जो कंट्रैक्ट करेगा तो क्या लेस डोम शेप बन जाएगा कि मोर डोम शेप बन जाएगा? यस, इट विल बिकम लेस डोम शेप, नीचे को कंट्रैक्ट करेगा, लेस डोम शेप बनेगा। और हमारे पास इट गिव प्रोवाइड द स्पेस फॉर द लंग टू एक्सपेंड, ठीक है, लंग ताकि एक्सपेंड कर पाए। और हमारे पास कौन सा डायमीटर इंक्रीज होगा, वर्टिकल या anterior posterior ventral, कौन सा डायमीटर इंक्रीज होगा? दैट इज वर्टिकल डायमीटर, जो हमारे पास डायमीटर इंक्रीज होगा। सो इसी तरह हमसे पूछता है, एक तो रेस्ट के ऊपर कौन से मसल होते हैं, दैट इज डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। द वर्टिकल डायमीटर इज इंक्रीज बाय द, that is diaphragm, or during when the diaphragm contract it become more dome shape or less dome shape, that is less dome shape। nerve supply of the diaphragm, that is C3 4 5, which is phrenic nerve, root value इसकी ये होती है C3 4 5, make the phrenic make the diaphragm live, okay, make the phrenic alive, okay, जो phrenic nerve है वो सप्लाई करती है इसकी डायफ्राम को। ओके, नेक्स्ट, अगर हम रेस्ट के ऊपर एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन रेस्ट के ऊपर हमारे पास कैसे होती है? दैट इज इलास्टिक रिक्वायर, रेस्ट के ऊपर ई एक्सपायरेशन, दैट इज इलास्टिक रिक्वायर, ई इलास्टिक रिक्वायर, ठीक है, देयर इज नो मसल इन्वॉल्वमेंट, इट इज अ पैसिव फिनोमेना, पैसिव फिनोमेना, ठीक है, पैसिव फिनोमेना होता है ड्यूरिंग रेस्ट, द एक्सपायरेशन इज अ पैसिव फिनोमेना एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ब्रीथिंग के अंदर, हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? Remember, 2 to 5%, 2 to 5%, but when we have to prioritize the one, that will be the 2, ठीक है, 2 को हमने prioritize करना है, ठीक है, we will prioritize, जी लेक्चर दे रहे हैं, that is 2 to 5%, ठीक है, sorry for the interruption, that is a dad's thing, you know, okay, uh, okay, uh, ओके फाइन, 2 to 5%, ठीक है, और हमारे पास प्रायोरिटी हमने जो करनी है दैट इज 2%, बट ऑप्शंस के अंदर वो 2% नहीं दे रहा होता, वो 5% ज़्यादातर दे रहा होता है, सो दैट्स वाई वी प्रायोरिटाइज द 5, बट ओवरऑल 2%, एवरेज इज 2 to 5%। ओके फाइन, पैसिव रिकॉल हो गया। फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर कौन से मसल इन्वॉल्वमेंट होंगे हमारे पास, फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर? ओके, दैट इज फोर्स में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। Okay, force inspiration में internal intercostal muscle and yes, that is force inspiration में internal intercostal होएगा, no, okay, yes, okay fine, that is force inspiration के अंदर हमारे पास आएगा, that will be like sometime you know कि हमारे पास जो stratus anterior है that is involved in the both रेस्ट के ऊपर जो ब्रीथिंग होती है इंस्पायरेशन के अंदर एंड आल्सो इन द फोर्स इंस्पायरेशन। सो द कॉमन मसल इज among the both is external intercostal muscle, ठीक है, external intercostal muscle is a common muscle। okay, Dr. Salim Khan, you wanna ask something, Dr. Salim? ओके, कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर आप बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे थे, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा था, और रिकॉर्डिंग ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, यू कैन लिसन फ्रॉम देयर फॉर दोज जो कि लेट ज्वाइन करेंगे, मैं फिर भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है, ओके फाइन। दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि हमारे पास इन्वॉल्व इन द एट द रेस्ट के ऊपर इन्वॉल्वमेंट होगा, रेस्ट के ऊपर, ओके, एंड द फोर्स्ड इंस्पायरेशन, जो रेस्ट में इंस्पायरेशन होती है वो, और जो फोर्स इंस्पायरेशन में होती है, द कॉमन मसल इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, द रेस्ट जो कि इन्वॉल्वमेंट होंगे हमारे पास फोर्स इंस्पायरेशन के अंदर, दैट इज स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड। ओके, उसके बाद हमारे पास सीरेटस एंटीरियर, ओके, सीरेटस एंटीरियर, सेकेलिनी एंटीरियर एंड मीडियस, ठीक है, सेकेलिनी एंटीरियर एंड मीडियस, ओके, सेकेलिनी एंटीरियर एंड
मीडियस एंड पैक माइनर, ठीक है, एंड पैक माइनर। ओके, फाइन। अब यहाँ पे जो एक्सपायरेशन के अंदर हमारे पास मसल होंगे वो कौन से होंगे? फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर इंटरनल इंटरकोस्टल, यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ओके, आई एम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ओके, एसेसरी मसल के अंदर कौन से आ जाएंगे एक्सपायरेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है जो? दैट विल बी एक्सटर्नल oblique एंड रेक्टस एब्डोमिनस, यस, जो कि एब्डोमिनल मसल होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस एंड एक्सटर्नल oblique। ओके, एमसीक्यूज क्या आता है? एंड एक्सटर्नल oblique, एक बंदे को नेक पे इंजरी हुई है और उसके बाद वो कौन से मसल जो है लाइक एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन हो रही है, तो वो कौन से मसल यूज कर रहा है फॉर द ब्रीथिंग्स? कौन से मसल यूज कर रहा होगा? ओके, आरटी, दैट विल बी एक्सेसरी मसल ऑफ द, या हमारे पास जितने भी वो कहेगा आरटीए का केस आया हुआ है जिसके बाद वो कह रहा है कि एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन हो रही है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग के अंदर? सो मोस्ट लाइकली दैट इज एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो कि एब्डोमिनल मसल के अंदर आता है, वो एक्सेसिवली यूज कर रहा होता है। और हमारे पास पैरालिसिस का मसल पूछता है कि कौन सा पैरालाइज हो जाएगा सर्विकल इंजरी के अंदर, कौन सा होगा? डायाफ्राम, डायाफ्राम, बिकॉज इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? C3 C4 एंड 5, ठीक है, फ्रेनिक नर्व होती है। तो सर्वाइकल इंजरी के अंदर ये रूट वैल्यू डैमेज होने की वजह से फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाती है, डायफ्राम डैमेज हो जाती है। अगर वो ये पूछे कौन सा मसल डैमेज हुआ है, दैट विल बी द डायफ्राम। अगर ये पूछे कि हमारे से कि एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन और ये कौन से मसल यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल ओब्लिक, अगर वो ऑप्शन के अंदर नहीं है तो रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, दोनों एसेसरी मसल होते हैं जो कि ब्रीथिंग के अंदर मोस्टली एक्सपायरेशन के अंदर हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके, और अ, ठीक है, हमारे पास जो वर्टिकल डायमीटर होता है, वर्टिकल डायमीटर कौन सा इंक्रीज करवा रहा होता है? ओके, दिस इज, ओके, वर्टिकल डायमीटर इज डायफ्राम। ओके, देन द anterior posterior डायमीटर कौन करवा रहा होता है? ओके, जस्ट ओनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल या इंटरनल इंटरकोस्टल भी? बोथ, दे बोथ anterior posterior जो diameter होता है, ओके, anterior posterior diameter is both के बाद external and internal intercostal muscle। पंप हैंडल मूवमेंट किन की होती है? पंप हैंडल मूवमेंट, ओके, एनीबॉडी एल्स? पंप हैंडल मूवमेंट किसकी होती है जिसमें डायमीटर इंक्रीज करवाएगा? कौन सा पंप हैंडल मूवमेंट से डायमीटर इंक्रीज करवाएगा? एंटीरियर पोस्टीरियर या वेंट्रल? एंटीरियर। पंप हैंडल मूवमेंट्स इज AP diameter, ठीक है, AP diameter pump handle movement। ओके, that is also external oblique and internal oblique। तो vertical diameter is हमारे पास diaphragms। ओके, अगेन मसल पढ़ रहे थे हमने मसल दो पढ़े हैं इंस्पायरेशन के अंदर, एक्सपायरेशन के अंदर। इंस्पायरेशन के अंदर रेस्ट के अंदर कौन से इन्वॉल्वमेंट होते हैं? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है। और डायफ्राम का मैंने बताया फ्रेनिक नर्व, इसके रूट वैल्यू फ्रेनिक नर्व होती है, रूट वैल्यू C3 4 5 मेक द फ्रेनिक लाइट, ठीक है। डायफ्राम हमारे पास वेंट्रिकल डायमीटर के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है और लेस डोम शेप हो जाता है। और हमारे पास रेस्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल एक्सपायरेशन करवाते हैं दैट आर हमारे पास जो एक्सपायरेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं रेस्ट के अंदर, दैट इज पैसिव रिकॉइल, इलास्टिक रिकॉइल होता है, ठीक है, दिस इज अ पैसिव फिनोमेना। और फिर मैंने एनर्जी बताई जो कि रेस्पिरेशन के अंदर रिक्वायर्ड होती है, जो कि ब्रीथिंग यूज होती है 2 to 5%, ठीक है, द प्रायोरिटी इज 2। ओके, फाइन। देन द फोर्स इंस्पायरेशन के अंदर हमारे पास एक कॉमन मसल है जो कि रेस्ट में भी इन्वॉल्वमेंट होती है, फोर्स इंस्पायरेशन में भी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ओके, नो, ओब्लिक नहीं, एक्सटर्नल इंटर, यस, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और जो फोर्स के अंदर हमारे पास मसल आ जाते हैं इंस्पायरेशन के अंदर, स्टेनोक्लिडोमास्टाइड, सिरेटस इंटीरियर, सेकेलिनी एंटीरियर एंड मीडियस एंड पेक माइनर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो
फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर मसल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, आईएम से मैंने जो डिनोट किया हुआ। एक्सेसरी मसल के अंदर दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड द रेक्टस एब्डोमिनस, और रेक्टस एब्डोमिनस का ज़्यादातर वो पूछता है। इंजरी के साथ मैंने सिनेरियो की भी बात कर ली। ओके डॉक्टर सलीम, आर यू हैप्पी नो? ओके फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट यस यस। ओके ओके ओके, अगर वो बात करता है ना एसेसरी मसल की, अगर बात कर रहा है, अगर रेस्ट की बात करे, रिमेंबर प्लीज आप ये चीज बात कीजिएगा, समटाइम ये जो आप एमसीक्यूज की स्ट्रेंथ पढ़ रहे होती हैं, दीज आर द रिकॉल्स, ये रिकॉल्स होती हैं, ठीक है। और रिकॉल्स में वो समटाइम स्टूडेंट मिस कर देते हैं पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो उनको समझ में आई वो वाले वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर वो एक्सपायरेशन की एट द रेस्ट पे बात कर रहा है, तो आपने इलास्टिक रिकॉयल को प्रेफर करना है, ठीक है। अगर वो एसेसरी मसल की बात कर रहा है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक या एसेसरी मसल वाले की आपने चूज करना है, जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, आर यू गेटिंग मी? ओके ओके ग्रेट। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप एमसीक्यूज करके मुझे टैग कर दीजिएगा, ये नहीं हर कोई मुझे टैग करना शुरू कर दे जो ज़्यादा मसला करे। ओके, वो फिर बड़ा मसला हो जाए। जी जी। ओके यू ओके अच्छा, आप उस एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर उसने रेक्टस एब्डोमिनस को प्रेफर किया हुआ है। ओके, मैंने एक्सटर्नल ऑब्लिक इसलिए बताया था क्योंकि एमसीक्यूज में मोस्टली हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक का ही आया हुआ था सिनेरियो ना, सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल ऑब्लिक। रेस्ट मैं आपको देख के बता दूंगा इफ देयर इज एन प्योरिटी अमंग द बोथ मसल्स, ठीक है। अदरवाइज कोई प्योरिटी नहीं है एमसीक्यूज के अंदर। वो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक का मोस्ट लाइकली एमसीक्यूज आया था जो मेरी नज़र से गुजरा है पास पेपर में, इस वजह से मैं कह रहा था। ओके फाइन। नेक्स्ट इज मसल्स की बात की है, एसेसरी मसल की, और हम बात करेंगे नेक्स्ट। ओके ओके, बोहर इफेक्ट्स, हेल्डेंस एंड बोहर इफेक्ट्स। ओके, वेयर इज दैट डायग्राम्स। ओके, आपने ये वाला बहुत पढ़ा होगा, लाइक इसमें बहुत एमसीक्यूज आते हैं इन इट कोड, हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स करता है ये वाला एमसीक्यूज के अंदर। ओके, दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? ओके, हमारे पास जो हेमोग्लोबिन होते हैं ना, दिस इज अ रेड ब्लड सेल, हमारे पास रेड ब्लड सेल है। ओके, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ओके, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कितने होते हैं, चेन्स कितनी होती हैं अडल्ट के अंदर? यस, टू अल्फा एंड टू बीटा, टू अल्फा एंड टू बीटा। ओके, टू अल्फा एंड टू बीटा। और चाइल्ड के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो फिटल एच बी एफ जिसको कहते हैं? ओके, एच बी एफ, एच बी एफ फर्स्ट एड में लिखा होता है गैमा गोज एंड बीटा कम, ठीक है। एच बी एफ जो कि फीटस के अंदर होता है, उसके अंदर होता है टू अल्फा एंड टू गैमा। ओके, दैट इज टू गैमा। ओके, नॉट बीटा चेन। ये गैमा गोस चले जाती है और अडल्ट के अंदर बीटा आ जाती है, इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन एफ। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी एक एच हेमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स? ओके, फोर मॉलिक्यूल, ठीक है। दो चार चेन्स हैं, तो हर चेन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। ये भी एमसीक्यूज पूछा है, वन हेमोग्लोबिन कैन बाइंड हाउ मच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज फोर। ओके, फोर। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास अबाउट टू थ्री डाई फोस्फोग्लिसरेट का इफेक्ट थोड़ा सा आता है। ओके,
इसका इफेक्ट ना बीटा चेन्स पे होता है, अभी हम डिटेल से बात करते हैं इसके। बीटा चेन्स पे होता है, नॉट ऑन द गामा चेन्स। ओके, पहले हम बात कर लें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की उसकी कैरिंग कैपेसिटी, और वो किन किन कंडीशन में कैरी कर सकता है ऑक्सीजन को, और किन किन कंडीशंस में वो रिलीज करवा देता है ऑक्सीजन को, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और कौन कौन से हमारे फैक्टर इस पे अफेक्ट कर रहे हैं। और इस अफेक्ट को देने के लिए हमारे पास दो लॉज हैं, लाइक बोहर्स इफेक्ट हैं, दो फैक्ट्स हैं, हेल्डेन्स इफेक्ट। बोहर्स एंड हेल्डन, जिन्होंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हमें बताया। अच्छा, व्हाट इज बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट क्या होता है और हेल्डन इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, बी फॉर दिस इज बाहर। अच्छा, बोहर, बोहर्स, ओके, बोहर इफेक्ट्स, बोहर, ओके, दिस इज आर, बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। ओके, दिस इज आर, ओके, एंड दिस इज हेल्डन इफेक्ट, होल्ड, ओके, हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, ओके। सो हेल्डन इफेक्ट एंड बोहर इफेक्ट्स, जो इस कर्व का, अच्छा, इस कर्व के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीजन सैचुरेशन है, और हमारे पास दूसरी चीज़ है दैट इज द ऑक्सीजन प्रेशर जो कि नीचे शो कर रहा है एक्स एक्सिस के अंदर, ओके, और वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन शो करवा रहा है। बोहर इफेक्ट क्या होता है, दैट इज राइट साइड शिफ्ट, ठीक है। बोहर के अंदर आर आ रहा है, राइट साइड शिफ्ट करवाएगा वो, ठीक है। बोहर इफेक्ट राइट साइड पे जाएगा, फ्रॉम द दिस साइड, इस साइड पे आएगा। हेल्डन इफेक्ट दैट इज होल्ड करता है, दैट इज लेफ्ट साइड इफेक्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। रिमेंबर, जब बोहर इफेक्ट आता है, शिफ्ट कहाँ पे होगा कर्व का, राइट साइड पे होगा। दूसरी चीज ये, देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द हेमोग्लोबिन, ठीक है, कि हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हमारे पास टिश्यू की तरफ जाएगी, ठीक है। हेमोग्लोबिन डिसोसिएट करवाएगा इन द बोहर इफेक्ट, राइट साइड पे जाएगी, और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाहर निकलेगी, ठीक है। सो दिस इफेक्ट विल अकर इन द टिश्यूज और लंग, टिश्यू में होगा या लंग में होगा ये बोहर इफेक्ट, टिश्यू में होगा ना। तो वी हैव टू गिव ऑक्सीजन द टिश्यू, सो दिस विल अकर इन द टिश्यूज, ठीक है, टिश्यू के लेवल पे बोहर इफेक्ट होगा, दैट विल बी राइट साइड शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और हेल्डन इफेक्ट, देयर इज होल्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, होल्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, और हमारे पास इट विल हैपन इन द लंग, ठीक है, हैपन इन द लंग्स, ओके। अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो हमने इफेक्ट की बात करी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास अफेक्ट करेंगी, जो कि बोहर इफेक्ट को हम जो बात कर रहे हैं, राइट वर्ड शिफ्ट है, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ओके। आई रिमेंबर बाय द लाइक ए, उसको ना, ओके, इन दैट वे, ओके, मैं इसको ऐसे याद करता होता था, ओके, 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 व्हाट इज दैट रिटर्न, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, दैट इज समथिंग लाइक, इन पंजाबी में कहते हैं ठुड्डा मारना, ठुड्डा मार के राइट साइड पे उसको निकालना है ना बाहर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन्स, ठीक है। सो टी फॉर टेम्परेचर, एच फॉर हाइड्रोजन आइन, एंड ओ along with two legs, ठीक है, जो कि रिजेंबल कर रहा है कि ठुड्डा मारना है हमने उसके साथ। सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O2, एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड डी फोर, दैट इज 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ओके। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इन अ शॉर्ट वे, इन अ सार्केस्टिक वे, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पे इम्पैक्ट करते हैं ऑन द बोहर इफेक्ट में। ठुड्डा मार के हमने ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो ये सारे फैक्टर इंक्रीज होंगे, ठीक है, ये सारे फैक्टर इंक्रीज होंगे, क्या क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे। रिमेंबर, एक चीज़ जो हम मिस्टेक करते हैं अबाउट हाइड्रोजन आयन एंड पीएच, हमें पता है कि द पीएच इज द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है तो हमारे पास पीएच कम होगा, ठीक है, पीएच कम होगा।
हम इसको इंक्रीज टेम्परेचर को दूसरा वर्ड्स हम ये चूज करते हैं, दैट इज हाइपरथर्मिया। ठीक है, समटाइम हाइपरथर्मिया भी यूज कर लेते हैं। इसी तरह हम हाइड्रोजन इंक्रीज का दूसरा वर्ड हम यूज कर लेते हैं, दैट इज एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस, एसिडोसी। या तो फिर दूसरी चीज होती है डिक्रीज पीएच। ठीक है, डिक्रीज पीएच, एसिडोसिस या डिक्रीज पीएच। ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है, या तो फिर इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने को हाइपरकैप्निया। हाँ हाँ, हाइपरकैप्निया, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइपरकैप्निया। ठीक है, हाइपरकैप्निया। सो दीज आर द फैक्टर्स। ओ ओके, जो हमने अभी बात की 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, डीपीजी। ओके, डाइफॉस्फोग्लिसरेट, डीपीजी, डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, डीपीजी हमारे पास डाइफॉस्फोग्लिसरेट एक और मॉलिक्यूल होता है जो कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट होता है। रिमेंबर, ये 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है, वो हमारे पास इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट इज अ मीडिएटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, वो हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर नहीं आता, दैट इज 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब जो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है, ये क्या करता है जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है। इट इंटरेक्ट विद द बीटा चेन। ये जो बीटा चेन है ना हमारे पास, ये इंटरेक्ट करता है इसके साथ जाके, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग डिक्रीज हो जाती है। सो दैट्स वाई जब इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है हमारे पास 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट की, तो हमारे पास बाइंडिंग ऑफ द हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है। बट यू कैन चेक देयर इज नो बीटा चेंज इन द फीटल साइड पे हमारे पास, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो अल्टीमेटली द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द hemoglobin F will be higher as compared to the adult hemoglobins. Are you getting me? ये पॉइंट क्लियर। इसी वजह से जब हम प्लेसेंटा से हमारे पास जब लाइक बेबी को हमने नरिश करना होता है, बेबी को नरिश करना होता है, तो उसके हेमोग्लोबिन के अंदर फीटल होता है, तो इजीली वो डिफ्यूज कर जाता है हमारे हेमोग्लोबिन, मदर के हेमोग्लोबिन से। ठीक है, क्योंकि वो अडल्ट का होता है और वो फीटल का होता है, वो फिनिटी ज़्यादा होती है उसकी, वो इजीली डिफ्यूज कर जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ एमसीक्यूज आता है एक्सट्रीम। ओके, हमने राइट एक्सिस शिफ्ट की बात कर ली। राइट एक्सिस शिफ्ट, क्या क्या चीज़ें होंगी राइट एक्सिस शिफ्ट के अंदर? व्हेन देयर इज इंक्रीज टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया, डिक्रीज पीएच और एसिडोसिस और इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और हाइपरकैप्निया, या इंक्रीज 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक। अब इसी का अगर रिवर्स कर दें, सारों को उल्टा कर दें, डिक्रीज कर दें, तो हमारे पास लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट हो क्या क्या, मतलब हाइपोथर्मिया, अल्कोलोसिस और डिक्रीज हाइड्रोजन आयन एंड इंक्रीज पीएच, या फिर हमारे पास डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या फिर डिक्रीज 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ये क्लियर है? ओके, एमसीक्यूज आता है एडिशंस क्या है हेल्डन इफेक्ट की। दो एडिशंस हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन एफ। ठीक है, हीमोग्लोबिन एफ, दीज आर टू एडिशनल पॉइंट्स अबाउट द हेल्डन इफेक्ट्स। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि एच बी एफ का क्यों ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओके, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास एक मॉलिक्यूल के साथ कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हमारे पास हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग 200 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड की तो एक चेन के साथ वो बाइंड करता है, तो अल्टीमेटली वो कन्फर्मेशन चेंजेस करवा देता है, जिसकी वजह से जो दूसरी चेन्स होती हैं उनकी बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो होल्ड करना उसको ज़्यादा स्टार्ट कर देती हैं, उसको डिफ्यूज़ नहीं करवाती, उसको रिलीज़ नहीं करवाती। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि देयर इज़ लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एंड आल्सो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है इन हेमोग्लोबिन एफ। सो हम कह देते हैं देयर इज लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट। ओके, एक एमसीक्यूज आता है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है इन द पास पेपर, द एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट इज काज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और हेमोग्लोबिन एफ। प्लीज लेट मी नो। ओके, डॉक्टर मोहम्मद आप क्या कहते हो? नहीं, डॉक्टर मोहम्मद मुनीब, मुनीब। ओके, एच बी एफ कह रहे हो? अच्छा। क्यों एच बी एफ क्यों कह रहे हो? अच्छा, मैंने बताया था, ठीक है।
अच्छा एक्चुअली ना आपने काफ़ी एमसीक्यूज़ में पढ़े होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग। ओके देयर इज़ अ की करेक्टेड इन द पास्ट पेपर, उसके अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट जो था उसने हेमोग्लोबिन एफ को प्रायोरिटाइज किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, कोई जो है ना उनको तंग करें पूछ के कि सर ये आपने क्यों चेंज की हुई थी, तो की चेंज कर दी थी उन्होंने, हेमोग्लोबिन एफ को कर दी थी, एंड आई आई ट्राई टू फाइंड इट आउट, और ज़्यादा इंक्लाइन हेमोग्लोबिन एफ ही है, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट के अंदर हेमोग्लोबिन एफ, ठीक है, हेमोग्लोबिन एफ। आई नो एसके के अंदर आप कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, और दूसरी भी जो है ना डबल ए के अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा होगा आपने, but that is hemoglobin F. If anybody has a source जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लिखी हो एंड कॉन्ट्राडिक्ट, ही एंड शी कैन कॉन्ट्राडिक्ट, ओके, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हेमोग्लोबिन एफ। ओके, नेक्स्ट हमने ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ ली, ये समझ आ गई आप लोगों को? इज दैट दिस पॉइंट क्लियर? ओके, प्लीज टेल मी। सॉरी। अच्छा, मैं कर देता हूँ। टू थ्री बिस्फोसो जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट है ना, इट इट इंटरेक्ट विद द बीटा चेन, और बीटा चेन में इंटरेक्ट करने के बाद ये कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज करवा देती हैं फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास देर इज राइटवर्ड शिफ्ट करवा देते हैं। इन द फीटस के अंदर देर इज नो बीटा चेन, देर इज नो इंट्रैक्शन ऑफ 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट, सो दैट्स वाई हम कह देते हैं कि देर इज इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन एफ as compared to the hemoglobin of the adult, uh, because there is no role of interaction of 2,3 bisphosphoglycerate to the gamma chain in the fetal hemoglobins. Okay, next practice ये है कि if there is patients जो है हमारे पास like there is increased pH, तो कौन सा इफेक्ट होगा, हेल्डन है बोहर इफेक्ट? अभी साहिबा कोई कह रहे हैं कि जी है ना बोहर। अच्छा, कौन सा होगा इंक्रीज पीएच अगर हो रहा है? हेल्डन होगा, हेल्डन। इंक्रीज, देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आपने हाइड्रोजन आयन को पहले उसको के हवाले से आपने कर लेना है, ठीक है, उल्टा कर लेना है, वो डायरेक्ट पीएच के हवाले से पूछता है तो कंफ्यूजन हो जाती है हमारे पास, बहुत ब्लंडर कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। ओके फाइन। एक होता है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ओके, व्हाट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल? अच्छा, ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है? एल ई ली शैटलियर प्रिंसिपल, ली शैटलियर प्रिंसिपल, ओके। अच्छा, ये लाइक एमसीक्यूज ये आता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ जो हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन is under which principle? Oxygenation of carboxy hemoglobin, that is ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है? ओके, ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है हमें कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में है कोई बॉडी, और इक्विलिब्रियम के बाद कोई अफेक्ट होता है उसको, बॉडी को, ओके, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह इसको मैं कह सकता हूँ, व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू चेंज, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। ओके, कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है और कोई एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास उसको इम्पैक्ट करता है, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इस तरह चेंज करेगी कि वो जो एक्सटर्नल चेंज है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके, अच्छा, कैंसिल किया जा सकता है। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, दिस इज अ लाइक, हमारे पास ये स्टेट है इक्विलिब्रियम के अंदर है, एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजनेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ना। तो हमने जो है, और इक्विलिब्रियम के अंदर स्टेट है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजनेशन करवा रहे हैं। अब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर रहा है टू एन अदर स्टेट, सो दैट ये ऑक्सीजनेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, कैंसिल कर सके, तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देगा। और जब ये सारे ऑक्सी ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएंगे
तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन। सो दैट्स व्हाई हम जो कह रहे होते हैं कि द ऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज ली शैटलियर प्रिंसिपल, अंडर ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू पीपल? समझ आई है, ऊपर से गुजर गई है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? अच्छा, समझ नहीं आया। लीशैटियर प्रिंसिपल क्या आता है? लीशैटियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, फॉर एग्जांपल कोई इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक स्टेट। ठीक है, डायनामिक स्टेट क्या है? दैट इज के बैलेंस है किसी चीज के अंदर। फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है, एंड और लाइक ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। ओके, दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलस दें, कोई ऐसा स्टिमुलस दें जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ऐसी चेंजेस आएंगी कि वो इस एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है इसको नलिफाई कर दे। ठीक है, तो वो कैसे करेगा? ये वाला अगर हम ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं, जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है, इट गोना कन्वर्ट इनटू द oxygenated hemoglobin। ठीक है, देयर इज मोर कन्वर्जन इनटू द ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन। अल्टीमेटली हमारे पास अगेन इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, लेकिन देयर विल बी मोर टुवर्ड द ऑक्सीजनेशन हेमोग्लोबिन। ठीक है, सो दैट्स इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, उसको कोई स्टिमुलस दिया है और बॉडी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसको रिस्पॉन्स कर रही है बाय चेंज इन इक्विलिब्रियम। और ये जो चेंज इन इक्विलिब्रियम है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है टू द स्टिमुलस, उसको कहते हैं लीशैट्रियर प्रिंसिपल। अब समझ आई है कि नहीं आई? यस, उसको उसको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करने, हाँ, रेज़िस्ट करने के लिए उसको मतलब कैसे वो चेंज लाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, वो कैसे चेंज लाएगा? वो चेंज इसी तरह लगाएगा कि वो ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है, उनकी ऑक्सीजनेशन स्टार्ट करवा देगी। तो इसी वजह से जो मोर एंड मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसकी कम होना शुरू हो जाएगी ना, ऑक्सीजनेशन कम होना शुरू हो जाएगी। ओके, चलें, अगर आपको नहीं समझ आ रही, जस्ट रिमेंबर इट कि ऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज लिशैट्री प्रिंसिपल। ठीक है, गल मुकाओ उससे। ओके, अच्छा मुझे एक बताएं कि अगर मैं ऑक्सीजनेशन करवा रहा हूँ, एनीमिक हाइपोक्सिक पेशेंट की, एनीमिक हाइपोक्सी पेशेंट की, कोई इफेक्ट होगा उस पर? देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक है, एनीमिक हाइपोक्सिया क्या होता है? जिसके अंदर जिसके अंदर एचबी लो है, जितनी मर्जी ऑक्सीजन देते जाएं हम, एचबी हमारे पास लो है। ठीक है, जितनी मर्जी हम ऑक्सीजन देते जाएं उसको, उसका एचबी लो है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन टेंशन कम है, वो किस ऑक्सीजन टेंशन किस हाइपोक्सिया के अंदर कम होती है? ओके, 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 हमारे पास हाइपोक्सिया की अगर बात कर रहे हैं, हाइपोक्सिया की, ओके, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हमारे पास किस तरह का होता है? कौन सा होता है? एक जिसमें ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज होती है, उस हाइपोक्सिया को क्या कहते हैं? जिसके अंदर ऑक्सीजन, जिसके अंदर डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर हमारे पास अल्टीमेटली हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है, जिसमें पार्शियल प्रेशर, एल्वियुलर पार्शियल प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? 100 100 पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और इससे ज़्यादा ही होता है। अगर हमारे पास ये कम हो रहा है 60 70, तो अल्टीमेटली हमने हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को करेक्ट करना है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज। ठीक है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ओके, रिमेंबर अगर हमारे पास पेशेंट एनीमिक भी हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो, फिर भी हमने किसको, कौन सा हाइपोक्सिया कहना है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। एनीमिक भी हो तो फिर भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया ही होगा, और पार्शियल प्रेशर डिक्रीज है,
रिमेंबर, जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, चाहे जो कुछ भी हो, दैट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर देयर इज डिक्रीज हेमोग्लोबिन, रेड रेड ब्लड सेल के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो कम है, उसकी वजह से, या इंक्रीज ब्लीडिंग की वजह से, जो हमारे पास हाइपोक्सिया होगा, दैट विल बी, वो कौन सा होगा? एनीमिक hypoxia. Anemic hypoxia के अंदर there is decrease in the hemoglobin concentration और excessive bleeding, जिसके अंदर लूज ऑफ रेड ब्लड सेल हो जाते हैं, एनीमिक हाइपोक्सिया। दूसरी, अगर हमारे पास वो हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन हमारे पास नॉर्मल है और उसकी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल है, और हमारे पास उसकी कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है, देयर इज डिक्रीजिंग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन, तो उस हाइपोक्सिया को क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टिश्यूज। यस, दैट इज एनीमिक हाइपोक्सिया। व्हाई एनीमिक हाइपोक्सिया? ये किसके अंदर होगा? ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर कौन सा हाइपोक्सिया होता है? एनीमिक हाइपोक्सिया होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, हिस्टोटॉक्सिक इज, ओके, जस्ट अ मिनट, यह हमारे पास है, लाइक अगर हमारे पास ऑक्सीजन टेंशन नॉर्मल है, ठीक है, ऑक्सीजन टेंशन नॉर्मल है, हमारे पास हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है, बट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज डिक्रीज, इट्स मीन देयर इज समथिंग पॉइजनिंग ऑफ द हेमोग्लोबिन, जिसकी ऐसी चीज, जिसकी अफिनिटी विद द हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, 200 टाइम्स मोर अफिनिटी है, ठीक है, सो दैट्स वाई हम उसको कहते हैं एनीमिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। जो स्टैग्नेट हाइपोक्सिया होता है ना, उसके अंदर हमारे पास इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी ठीक होती है, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी ठीक होता है, बट उसकी टू द ट्रांसपोर्ट टू द रिक्वायर्ड टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट वो डिफेक्टेड होता है, ठीक है, उसको पुश नहीं मिल रहा होता है, वो स्टैग्नेट हाइपोक्सिया होता है, और वो कौन सी कंडीशन होती है? हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है, हार्ट फेलियर के अंदर ये हो रहा होता है, देयर इज स्टेसिस ऑफ द ब्लड, ठीक है, हार्ट फेलियर हो, स्टैग्नेट हाइपोक्सिया जिसको कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास वो बात कर रहा है कि हमारे पास वो हार्ट फेलियर की कंडीशन भी नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, सारा कुछ ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी भी ठीक है, लेकिन टिश्यूज की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, दैट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया इसको कहते हैं। ओके, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग। अच्छा, मैं ये सारे पढ़ाना नहीं चाहता था, खैर फिर भी मैंने बता दिए। द पॉइंट यहाँ पे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, दैट इज, अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ है, हार्ट फेलियर के अंदर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया ना, कि वो पंप ही नहीं करेगा, स्टैग्नेंट स्टेसिस हो रही है, रेड ब्लड सेल की वो रिक्वायर्ड टिश्यूज की तरफ पंप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, दैट इज स्टैग्नेंट पॉइजन। अच्छा, अगर हमारे पास हाइपोक्सिया हो रहा है, दिस इज द लंग, ठीक है, हाइपोक्सिया हो रहा है, और हमारे पास, ओके, हार्ट है, ओके, दिस इज हार्ट, और हमारे पास, ओके, और ठीक है, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ओके, पल्मोनरी ट्रंक, फाइन, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ पे हमारे ये वेस्कुलेशन लेके जा रहे हैं, इस तरह इसको दे रहा है, ओके। हाइपोक्सिया के अंदर हमारे पास पल्मोनरी वेस्कुलेशन ज़्यादा होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस, पल्मोनरी वेस्कुलेशन का रेजिस्टेंस, ओके, रिमेंबर मैंने आप, अ, ये कौन कह रहा है कम हो गई डॉक्टर इकरा, क्या हो गया? ओके, देखिए, हाइपोक्सिया के अंदर जितनी भी दूसरी वेसल्स होती हैं ना, प्लीज, जितनी भी दूसरी वेसल्स होती हैं उनकी वेजोडाइलेशन होती है, बट एक्सेप्शन इज इन द लंग, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज वेजोडाइलेशन होती है, दूसरी पेरिफेरल कैपिलरीज, प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वेजोडाइलेशन, ठीक है, जो अदर देन द पल्मोनरी वेस्कुलेशन, ये जो पल्मोनरी वेस्कुलेशन होते हैं ना, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन इन द पल्मोनरी वेस्कुलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है इसकी।
ठीक है। सो वेजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से हमारे पास देयर इज इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, हमारे पास पल्मोनरी प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाए, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ओके, इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो गया, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। सो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होने की वजह से हमारे पास जो राइट लंग है, राइट लंग है, ओके, दिस इज हार्ट, ओके, हार्ट का जो राइट साइड है उसका, जो यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक लेके जा रहे हैं ना राइट साइड पे, पल्मोनरी वेस्कुलेचर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो टेल मी कि ये राइट हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि कम वर्क करना पड़ेगा? इफ द if the pressure is high in the pulmonary vasculature, so it means कि हमारे पास राइट जो वेंट्रिकल है उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, सो इट विल लीड टू हाइपरट्रोफी। ठीक है। सो दैट्स वाई हम अक्सर बात सिनेरियो के अंदर आपको डायरेक्ट पूछता है कि अ पेशेंट इज गोज टू द एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन किया है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट, वो एक ऑप्शन दे देता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, बाकी सारी इधर उधर की वो बात कर रहा होता है। सो दैट इज द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट कि वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की बात क्यों कर रहा होता है। ठीक है, एम आई क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? ओके फाइन। ओके, दूसरी चीज जो हाइपोक्सिया के अंदर वो बात कर रहा होता है वो और थोड़ा सा डेप्थ के अंदर चला जाता है, लाइक क्रोनिक कंडीशंस हो गया जिसके अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया, देन लीड्स टू द हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर की तरफ लेके चला गया। हार्ट फेलियर ले होने की वजह से लेफ्ट साइड के अगर हार्ट फेलियर होता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे आती है? यस, दैट इज पल्मोनरी एडिमा। तो यहाँ पे हमारे पास देयर इज लंग्स के अंदर फ्लूइड अकुमुलेशन होगा, फ्लूइड अकुमुलेशन होगा इन द लंग्स, और हमारे पास मैनिफेस्टेशन कैसे आएगी? देयर विल बी पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा। और हमारे पास एक्सरे पे क्या फाइंडिंग आएगी पल्मोनरी एडिमा के अंदर? ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस, ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस। ठीक है, ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस, जो रेल की पटरी होती है ना जैसे, okay, tram track appearance, that will be X-ray finding in the pulmonary edema, maybe due to fluid overload or maybe due to the left ventricular failure की वजह से tram track appearance। okay, और हमारे पास tram track appearance कहाँ पे आती है? that is in the bronchiectasis। ठीक है, रीढ़ की पट्टी की तरह। अच्छा, अभी देखता हूँ कितने टैलेंटेड स्टूडेंट मेरे पास बैठे हुए हैं। दिस इज ऐसे डबल डबल लाइनिंग आती है, टैम टैंक ब्रोंकियोटेसिस एंड पल्मोनरी एडिमा के अंदर। अच्छा, एक होती है हमारे पास टैम टैक अपेयरेंस इन द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा वो किसके अंदर होती है? क्यूबिटल फोसा के अंदर, दैट इज इन द लेप्रोसी। ठीक है, ओके, क्यूबिटल फोसा के अंदर, लेप्रोसी के अंदर होती है वो। ओके, एक और चीज होती है, जिन्होंने पहले लेक्चर लिया उनको आना चाहिए वैसे, लिप्रोसी के अंदर होता है। अच्छा, एक और होती है कि लाइक नीडल ट्रैक, बताया क्यों नहीं बताया? नीडल ट्रैक अपेयरेंस इन द क्यूबिटल फोसा, ये वाला बताया कि नहीं बताया? नीडल ट्रैक अपेयरेंस इन द क्यूबिटल फोसा किसके अंदर? क्यूबिटल फोसा के अंदर जो नीडल ट्रैक अपेयरेंस होती है ना, इट्स मीन देयर इज क्रोनिक आईवी यूजर, क्रोनिक आईवी ड्रग अब्यूजर, नीडल ट्रैक अपेयरेंस। ठीक है, आईवी ड्रग अब्यूजर है, और इन्फेक्शन कौन सा होगा? दैट विल बी सूडोमोनास एरोजिनोसा। ठीक है, सिनेरियो अक्सर आता है और उसके अंदर वो डिस्प्लिनोमेगाली देता है, हेमोरेज वगैरह दे रहा होता है, और नीडल ट्रैक अपेयरेंस इन द क्यूबिटल फोसा, एंड द एटियोलॉजिकल एजेंट पूछता है, दैट विल बी सूडोमोनास एरोजिनोसा, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। और जो हमारे पास हार्ट के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन आएगी? हार्ट के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन आएगी आईवी ड्रग अब्यूजर की वजह से? यस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, दैट विल बी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ओके फाइन, स्टे टू आवर लंग्स के अंदर। और अस्कल्टेशन पे हमें क्या मिलेगा? देयर विल बी फाइन इंस्पायरेटरी कैपिटेशन एट द लोअर लोब्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, लोअर लोब्स के अंदर फाइन इंस्पायरेटरी कैपिटेशन वगैरह हमें मिल जाएगी। खैर, दैट इज लेफ्ट लंग। अब राइट लंग की जो हमारे पास फेलियर होता है, इसकी आती है रिट्रोग्रेड मैनिफेस्टेशन आती है। ठीक है, लाइक हमारे पास जेवीपी ज्यादा हो जाएगा नेक का, जेवीपी ज्यादा हो गया, जेवीपी ज्यादा हो गया। ओके,
10, 8 टू 10 होता है ना नॉर्मली, 8 टू 10 सेंटीमीटर जेवीपी। ओके, ओके, ओके फाइन। तो और उसके बाद लीवर पे मैनिफेस्टेशन आएगी, लाइक कंजेस्टिव, पैसिव कंजेस्टिव फेलियर। ठीक है, पैसिव कंजेस्टिव फेलियर। उसके अंदर एएलटी एएसटी ज्यादा रेज होगा, एएलटी एएसटी रेज होगा। सिनेरियो के अंदर वो आपको क्या करता है, सिनेरियो के अंदर वो इसी तरह आपको एक्लिमेटाइजेशन के बारे में बात कर रहा होगा, और उसके बाद आपको वो पहाड़ी इलाकों की बात करेगा कि वो क्रोनिक रह रहा है वहां पे जाके, और उसको जो है ना ए एस टी एल टी भी रेज है। और रिमेंबर इन योर माइंड कि ये राइट साइड हार्ट फेलियर के साथ भी ए एस टी एल टी एसोसिएटेड होता है, और पल्मोनरी जो हमारे पास मैनिफेस्टेशन आ रही होती हैं वो लेफ्ट हार्ट साइड फेलियर के साथ एसोसिएटेड होता है। सो यहाँ पे जो ए एस टी एल टी रेस्ड है अलॉन्ग विद जो सी के एम बी, हमारे पास वो नॉर्मल दे रहा होगा सी के एम बी। सी के एम बी इस्कीमिक हार्ट, क्योंकि इस्कीमिया नहीं हुआ हुआ, हार्ट फेलियर हुआ हुआ है। इस्कीमिया के अंदर हमारे पास सी के एम बी रेस्ड होता है, नॉट इन द हार्ट फेलियर। ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज कि जो हमारे पास राइट हार्ट फेलियर होते हैं उसकी मैनिफेस्टेशन ऐसे आ रही होती हैं कि लीवर की भी हमारे पास जो इंजाइम होते हैं ए एस टी एंड ए एल टी वो रेज होते हैं। मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा बाद में, डू नॉट वरी। सो जस्ट अ लिटिल बिट मैं फेलियर के हवाले से आपको बता रहा हूँ। ओके, लंग्स की भी बात होगी, उसकी भी बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एम्बोलिज्म की। अब हार्ट की बात करते हैं, एम्बोलिज्म की बात करते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? ओके, ओके फाइन। अच्छा, एक और था जो एक्लिमेटाइजेशन के अंदर हम अगर जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आती हैं। एक तो हमने वेस्पिरेशन की बात कर ली, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी हमारे पास टैकीकार्डिया होगा कि ब्रेडिकार्डिया, ओके सॉरी, टैकिपनिया होगा कि डिक्रीज ब्रीथिंग रेट होगा या इंक्रीज ब्रीथिंग रेट होगा। टैकिपनिया होगा। ठीक है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट होगा, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट विल बी इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होगा? ओके, डिक्रीज ऑक्सीजन, ओके, और इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ठीक है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कोसिस होगा, एसिडोसिस होगा। रेस्पिरेटरी अल्कोसिस, बिकॉज देयर इज एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ बिहेव एज ए एसिड। ठीक है, अगर रिटेन करें तो एसिडोसिस करवाएगा, एक्सेसिव मूवमेंट फ्रॉम द लंग से अगर बाइल जाएगी तो अल्कोसिस करवाएगा। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी अल्कोसिस। अच्छा, अगर पेशेंट हमारे पास शोक के अंदर गया है तो रेस्पिरेटरी ओके शोक के मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा? शोक के अंदर गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रिमेंबर द पेशेंट इन द शॉक और इज ड्रोनिंग। ठीक है, या तो डूब रहा है या शॉक के अंदर गया हुआ है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर वो कंपनसेशन के हवाले से पूछ रहा है तो फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है पेशेंट, एसिडोसिस ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एसिड ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो इटसेल्फ एसिड बिहेव कर रहा है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के बाहर निकालना है। तो इसका मतलब है हमारे पास टेकिपनिया हो जाए, टेकिपनिया हो जाएगा, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट हो जाएगा, which causes ultimately respiratory alkalosis. That is the compensation ना, that is the compensation. So that's why there is respiratory alkalosis. अगर वो डिक डिक शो के अंदर गया हुआ है और प्रोग्रेसिव कंडीशन है, डिकम्पनसेटेड स्टेट के अंदर है, तो रेस्पिरेटरी अल्कोसिस नहीं हो रहा होगा, एसिडेसिस हो रहा होगा कि वो एक्सेसिव ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं कर पा रहा और रिटेनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है और एग्रीवेट और प्रोग्रेस कर रही है और पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट हो रहा है। ठीक है, एम आई क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर है आपको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? ओके फाइन। अब दूसरी बात करते हैं। ओके, जो हाइपोक्सिया एसोसिएटेड थिंग होती है, हमने हाइपोक्सिया की टाइप पढ़ ली, हाइपोक्सिया का वेस्कुलेचर पे इफेक्ट पढ़ लिया, हाइपोक्सिया का हमने लाइक कंपनसेटरी मैकेनिज्म का भी मैंने बात कर ली इधर ही। अच्छा, हाइपोक्सिया के अंदर एक तो होता है लाइक रेड ब्लड सेल के हवाले से, अगर हाइपोक्सिया हुआ है तो रेड ब्लड सेल पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज कराएंगे?
इंक्रीज। रिमेंबर हाइपोक्सिया जो है दैट इज द स्टिमुलेटर ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निकलता है? जैसे मर मर के बोल रहे हैं आप लोग, जैसे पता नहीं क्या। यस, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं। ओके। कोई साथ में गला पकड़ के नहीं बैठा हुआ है आपके लोगों के? हाँ जी, हाँ जी, पूछें। हम्म। अच्छा, सैचुरेशन ड्रॉप्स करती है, जिसके अंदर टेंशन, ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज करती है, दैट इज हाइपोक्सिया। अच्छा, हाइपोक्सिया का हमारे पास दैट इज द स्टिमुलेटर ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निकल रही होती है? दैट इज इन द किडनी, पेरिट्यूबुलर सेल से। किडनी के पेरिट्यूबुलर सेल्स, या फिर दूसरे सेल कौन से होते हैं? दूसरी cells. So first priority is peritubular cells, peritubular capillaries, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अगर ये ऑप्शन के अंदर नहीं हो तो मेसेंजियल सेल्स, ठीक है, मेसेंजियल सेल। सो हमारे पास अगर हाइपोक्सिया हो रहा है, दैट इज अ स्टिमुलेटर ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और या मेसेंजियल सेल से हमारे पास किडनी से निकल रहा है, ठीक है। ये एरिथ्रोपोइटिन ने क्या करवाना है, बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोपोइसिस करवा देनी है, ठीक है। जो हमारे पास रेड बोन मैरो है, ये इसके जाके रेड ब्लड सेल के इट विल कॉज एरिथ्रोपोइसिस। हम डिटेल में पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है। अच्छा, हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन किस फेज के अंदर होता है? हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा। कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्शन आर द डिफरेंट। रेटिकुलोसाइट्स, ओके। रेटिकुलोसाइट और मैक्सिमम प्रोडक्शन किसके अंदर होती है? लेट नॉर्मल ब्लास्ट, ठीक है। लेट नॉर्मल ब्लास्ट के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है और रेटिकुलोसाइट्स के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। अच्छा, बोन मैरो के अंदर वो रेड ब्लड सेल को कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और हमारे पास रेटिकाउंट्स भी ज़्यादा हो जाएगा, ओके। और हमारे पास रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो जाएंगे, और इस कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, it is a condition in which there is increased red blood cell levels along with increased erythropoietin, ठीक है, as a result of hypoxia, that is secondary polycythemia। इसको secondary polycythemia कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई कंडीशन है जिसके अंदर सिनेरियो दे रहा है erythropoietin डिक्रीज है, और हमारे पास इसी तरह सिनेरियो के अंदर जो सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया का सिनेरियो क्या आता है, एक्लिमेटाइजेशन हुई है पेशेंट की, और फेशियल पे थोड़ा हो रहा है, पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है ऑफ द उसकी डिजिट्स के अंदर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस यू विल परसीव, क्या होगा? दैट इज सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया, ठीक है, सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ने एक्सेसिव रेड ब्लड सेल कंसंट्रेशन बताई है, और उसके बाद पोलिसाइथीमिया हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये आती है कि रैपिड एक्लिमेटाइजेशन की वजह से कौन सा इफेक्ट होगा?
ओके, हम क्या बात कर रहे थे? रैपिड एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है? अगर रैपिड एक्लिमेटाइजेशन हुआ है पेशेंट को और उसके बाद उसको डिस्पनिया हो रहा है, पेशेंट को ना डिस्पनिया हो रहा है, तो व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? यस, दैट विल बी हेप, जिसको हम कहते हैं हाई एल्टीट्यूड एसोसिएटेड पल्मोनरी एडिमा, ठीक है? ओके, हाई हाई एल्टीट्यूड एसोसिएटेड पल्मोनरी एडिमा। अगर वो रैपिडली एक्लिमेटाइजेशन कर रहा है और उसके बाद फौरन उसको बाद डिस्पनिया हो रहा है, सो योर डायग्नोसिस विल बी हेप, हाई एल्टीट्यूड एसोसिएटेड पल्मोनरी एडिमा। ओह सॉरी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, ओके, हाई एल्टीट्यूड एसोसिएटेड पल्मोनरी एडिमा। अगर उसको वो कह रहा है कि वो आफ्टर वो पहाड़ी इलाकों में गया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? पहाड़ी इलाकों में गया और वापस वो बेस लाइन पे आया आफ्टर 1 to 2 or 3 वीक्स, उसके बाद उसको फेशियल पे थोड़ा हो रहा है और मैनिफेस्टेशन ऑफ थिंग्स आ रही हैं और पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तो उसके अंदर वो कौन सी होगी, उसका डायग्नोसिस क्या होगा? सेकेंडरी पोलीसाइज़र। होwever हमारे पास रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा 1 से 2 वीक्स चाहिए होते हैं टू फॉर्म द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? और लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल कितना होता है? 120 डेज। और वो जो फेज का मैंने आपको बताया था फ्रॉम द रेटिकोन तक कितने दिन लगते हैं उसको रेटिकोन तक जाने के लिए? टोटल डेज इज 7, लेकिन उसका जो फर्स्ट फेजेस वो वो कितने 5 होते हैं और लास्ट वाली जो स्टेज होती है उसके अंदर 2 लगते हैं। ओके, फाइन, 7 डेज़ होता है इसको कंप्लीट बनने के लिए, 7 दिन लगते हैं और 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल का और ये ए न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियर नहीं होता है इसके अंदर। ओके फाइन, ये हमने बात कर ली। इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन का अगर हमारे पास डिक्रीज़ एरिथ्रोपोइटिन हो और हमारे पास इंक्रीज़ पॉलीसाइथेमिया हो रहा है, decrease erythropoietin or increase red blood cell formation. Yes, that is polycythemia rubra vera. ठीक है? The only जी, जी, पूछें, पूछें। ओके, डॉक्टर साहब मैं अभी वही बता के हटा हूँ। अच्छा, विदिन 12 विदिन 12 आवर की अगर बात कर रहा होता है ना इमीडिएटली या विदिन 12 आवर, अगर वो डिस्पनिया की बात कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर गोइंग टू द अल्टीट्यूड, ठीक है? आफ्टर गोइंग टू द अल्टीट्यूड इमीडिएटली और विदिन 12 आवर डिस्पनिया, ठीक है? डिस्पनिया की बात कर रहे हैं, दैट इज़ पल्मोनरी एडिमा, ठीक है? पल्मोनरी एडिमा। अगर वो ये बात कर रहा है कि वो अल्टीट्यूड पे रहता था, फिर वापस वो बेसलाइन पे आया आफ्टर 1 वीक, 2 वीक्स, ऑब्वियसली उसने कुछ 3, 4, 5 दिन उसने स्पेंड किया वहाँ पे अल्टीट्यूड के ऊपर और फिर वापस 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद वापस आया है, तो फिर जो हमारे पास डायग्नोसिस होगा दैट इज सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर उसको उसके बाद जाके मैनिफेस्टेशन आ रही है। डॉक्टर साहब एम आई क्लियर? ओके, वेलकम, वेलकम, वेलकम। ओके जी, डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन विद इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स, दैट इज ओनली जो पोलीसाइथीमिया होता है दैट इज पोलीसाइथीमिया रोब्रा वेरा, ठीक है? एंड ओनली पोलीसाइथीमिया जिसके अंदर हमारे पास जो प्लाज्मा है वो इंक्रीज करता है प्लाज्मा वॉल्यूम। ओनली पोलीसाइथीमिया जिसके अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करता है और एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज करता है, दैट इज पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा। अच्छा, पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा का एमसीक्यूज कैसे आता है कि पेशेंट है, शावर ले रहा है, गर्म पानी से उसने नहाया है, ठीक है? गर्म पानी से नहाया वो, उसके बाद उसको इचिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन होने लगी है, ठीक है? नहाने के बाद जो है ना इचिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द स्किन होने लगी है। So what will be your diagnosis? That will be polycythemia rubra vera. Why? Because there is release of histamine from the हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होती है? बेसोफिल से भी होती है। रिमेंबर, ये मैं आपको डिफरेंशिएट करवाऊंगा कि मास्ट सेल में कब आना है, वो बेसोफिल से कब आना है। आई थिंक सो जिन्होंने पहले लिया होगा उनको याद होगा। हिस्टामिन रिलीज, ठीक है? हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से हमारे पास ये वाली मैनिफेस्टेशन आ रही होती है। ओके, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा, फाइन, उधर नहीं जाते अब।
अच्छा, दूसरी हमारे पास चीज़ में क्या बात करने लगा था? ओके। अ, एम्बोलिज़म्स, ठीक है? एम्बोलिज़्म की बात करते हैं। राइट। आपको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? ओके, जिन्होंने एमसीक्यूज़ पढ़े थे उनके हो रहे हैं ना बीच में एमसीक्यूज़ क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स? प्लीज़ लेट मी नो। ओके, फाइन। एम्बोलिज़्म, एम्बोलिज़्म ये भी बड़े आते हैं एमसीक्यूज़। ओके, एम्बोलिज़्म, एम्बोलिज़्म क्या होता है? व्हाट इज़ एम्बोलिज़्म? अच्छा, फास्ट मुझसे भी नहीं लिखा जा रहा है डॉक्टर साहिबा, मैं भी आधे स्पेलिंग लिखता हूँ। एम्बुलेंस आपने लिखना नहीं है डॉक्टर साहिबा, आपने इसको आप इसको जो है ना वो करें, लाइक याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और कुछ शॉर्ट्स वर्ड्स के अंदर लिखा करें। और उसके बाद ना पढ़ने के बाद रफ़ी और डबल ए के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और आपको बुक्स में सारा कुछ मिल जाएगा, ये सारा मिल जाएगा। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, ये ना हो अकेले लिखते ही रहें आप। अच्छा, एम्बोलिज़्म क्या होता है? देयर इज़ हमारे पास कितने तरह के, मतलब एम्बोलिज़्म हमारे पास ब्लड का भी हो सकता है, ब्लड का भी हो सकता है, ठीक है? एक हमारे पास एयर का भी हो सकता है, ठीक है? हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड का भी हो सकता है, ठीक है? एब्नॉर्मल पार्टिकल जो कहीं और जगह पे पाया जाए, ब्लड का हो तो ब्लड एम्बोलिज़्म कहते हैं, एयर का हो तो एयर एम्बोलिज़्म कहते हैं और फैट सेल का हो तो फैटी एम्बोलिज़्म कहते हैं, ठीक है? और एमनियोटिक फ्लूइड का हो तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज़्म कहते हैं, ठीक है? अब इनको सिनेरियो के वाइज अंडरस्टैंड करना है, इसका क्या कंसेप्ट होता है इनका। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अच्छा, जो ब्लड का होता है ना, ब्लड से बात करते हैं, हमारे पास ब्लड एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हमारे पास एम्बोलिज्म कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन सोर्स। ओके, डीप वेन एम्बोलिज्म की अगर बात करें तो फिर फेमोरल वेन आएगा। सुपरफिशियल में कौन सा आ सकता है? ओके, सुपरफिशियल वेन सिस्टम में कौन सा आ जाता है? ओके, रिमेंबर सेफनेस वेनस सिस्टम, ठीक है? सुपरफिशियल वेनस में एम्बोलिज्म की बात करते हैं तो दैट इज सेफनेस वेनस सिस्टम। रिमेंबर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, कि एमसीक्यूज आता है। डीप वेन डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? कि देयर इज एब्नॉर्मल क्लोट फॉर्मेशन इन डीप वेन्स, ठीक है? डीप वेन्स के अंदर एब्नॉर्मल क्लोट फॉर्मेशन है। मोस्ट कॉमन सोर्स हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कौन सा होता है? पोप्लीटियल वेन, वो होती है पोप्लीटियल वेन, ठीक है? पोप्लीटियल वेन, पोप्लीटियल वेन। ओके, डॉक्टर साहब थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, प्लीज वेट अ लिटिल बिट, ठीक है? अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा हौसला। ओके, पोप्लीटियल वेन मोस्ट कॉमन जो साइड होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, दैट इज पोप्लीटियल वेन, ठीक है? पोप्लीटियल वेन। अच्छा, दूसरे बात अगर मैं पूछूं कि मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, दैट इज अ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, कि थ्रोम्बस बना है और वो टूट के डांस करके वो कहीं और पे जाके लॉज कर रहा है, ठीक है? मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है? कि वो थ्रोम्बस बना है और वो टूट के कहीं और पे जा रहा है, वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होती है, ठीक है? वो होती है फेमरल वेन, ठीक है? दैट इज अ फेमरल वेन। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज फेमरल वेन, ठीक है? अब दूसरे एमसीक्यूज क्या आते हैं कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सबसे पहले कहाँ पे जाता है? फर्स्ट गोज टू, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फर्स्ट गोज, यस दैट इज इंफीरियर वेना केवा, ठीक है? फर्स्ट गोज टू इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और उसके बाद जो राइट एट्रियम ना, इंफीरियर वेना केवा के बाद राइट एट्रियम फर्स्ट गोज टू, दैट इज inferior vena cava then right atrium। अगर ये बात पूछे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म लॉर्ज इन, लॉर्ज इन फर्स्ट लॉर्ज, यानी कि रखा कहाँ पे जाता है, आता कहाँ पे है, अटक कहाँ पे जाता है, दैट इज पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है? पल्मोनरी कैपिलरीज। डॉक्टर साहबा अब क्लियर हुआ है आपको जो कह रही थी सर आपने पहले ऐसे बताया था?
डॉक्टर साहब आपको क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? ओके। ओके, रिमेंबर आप कंफ्यूज कर देते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साथ, ठीक है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस है कि हमारे पास मोस्ट कौन सी ऐसी वेन्स जहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन आती है डीप वेन की, जहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन आती है, ठीक है? ओके, ब्लड क्लोट फॉर्म थ्रोम्बस क्या है? देयर इज ब्लड क्लोट फॉर्मेशन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की मोस्ट कॉमन वेन कौन सी है? डीप वेन में से वो पोप्लिटियल वेन होती है। वो वेन जो कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवाती है, थ्रोम्बस बनता है और उसका थ्रोम्बस टूट के कहीं और जगह पे जाता है, ठीक है? जो वो वाला वेन जिसका थ्रोम्बस टूट के कहीं और पे जाता है उसको कहते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड दैट थ्रोम्बस वहां से टूट के कहीं और पे जाता है, उसको कहते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये होती है कि डीप वेन के अंदर ही थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट बना हुआ है, वो टूट के कहीं और पे नहीं जा रहा, वो वहां पे ही है। और वो मोस्ट कॉमन वेन कौन सी होती है? वो पोप्लिटियल होती है। अगर टूट के कहीं और पे जा रहा है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उसका मोस्ट कॉमन सोर्स होता है फेमरल वेन। डॉक्टर इकरा, आर यू गेटिंग मी? नो? जी जी। हाँ हाँ, नहीं आप यही रखें। अच्छा। ओके। जी जी। सुपरफिशियल में ना सेफनेस वेनस सिस्टम आ जाती है, सेफनेस वेनस सिस्टम। ओके। ये इसी वजह से कंफ्यूज होते हैं, एमी मेरा जोर लगाई जा रहे हैं। सीधी बात करें ना, रफ़ी में ये लिखा हुआ था, कोई हाल नहीं। वो ये दिस इज द करेक्ट वन, डबल ए अकॉर्डिंग टू डबल ए, एंड दिस इज द करेक्ट वन। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो चीज़ आती है, फर्स्ट गोज टू और फर्स्ट लोज इनका हो गया। अच्छा, जो पल्स प्रेशर होता है अच्छा वो उधर नहीं जाते हैं। पल्स प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा? नहीं नहीं, उसकी बात नहीं करी, ठीक है। आई होप सो ये आता होगा आपको, इधर ही रहते हैं। अच्छा, हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करवा देती हैं? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करवा देती हैं, इंक्रीज सोर्स ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। कौन सी ड्रग्स होती हैं? यस, दैट इज हमारे पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की जो आते हैं एमसीक्यूज। इफ अ वुमन इज टेकिंग oral contraceptive oral contraceptive pills and which of the following incidents will be increased, that is thromboembolism, ठीक है? oral contraceptive pills। इसी तरह अगर ओस्टियो मेनोपॉज की वुमन है 45 एज के बाद, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास इंसिडेंट विल बी इंक्रीज, दैट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का दूसरा आता है कि हमारे पास विरकोट्राइएट के हवाले से आ जाता है। विरकोट्राइएट्स क्या होता है? तीन चीजें आती हैं विरकोट्राइएट के अंदर। तीन चीजें आती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंडोथेलियल इंजरी एक चीज, दूसरी ब्लड स्टेसिस, ब्लड के अंदर स्टेसिस होना, और हाइपर कोगुबिलिटी, और इसकी हाइपर कोगुबिलिटी हो जाती है, इंक्रीज हाइपर कोगुबिलिटी। ये तीन चीजें होती हैं एंडोथेलियल इंजरी। और फर्स्ट जो मेजर इनका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है? एंडोथेलियल इंजरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, और हाइपोकोगुबिलिटी और ब्लड स्टेसिस, तो इट विल काज इज द एम्बुलाई फॉर्मेशंस, एम्बुलाई फॉर्मेशंस। ओके, विट्रोट्राइएट्स में ये हमारे से पूछा जाता है, अगर इंजरी हुई है, आरटीए का केस हुआ है, उसको बेड रिटर्न हो गया, उसके बाद उसको इमीडिएटली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ब्रेथ हुई है, व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म तो होगा ना, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा ना। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म दैट इज लॉज इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाएंगे, जो कि हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करवा रहा है, ठीक है? आरटीए का केस हुआ, बेड रिडन हुई है, उसके बाद विट्रोट्राइएट्स भी एसोसिएटेड हो रहा है, और बेड रेस्ट, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से हमारे पास स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द लोअर लिम्स हो जाती हैं, जिसकी स्टेसिस की वजह से हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हमारे पास एम्बुलाई लॉज करके हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर लॉज कर जाता है, और हमारे पास जिसकी वजह से डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसी तरह एक और सिनेरियो आता है जिसके अंदर शॉपकीपर है, वो उसको जो है ना एकदम से चेस्ट पेन हुई है, और उसको जो है ना क्लैप्स कर गया, तो उसका क्या डायग्नोसिस होगा? ओके, रिमेंबर हमारे पास ना इसको हम कैसे कहते हैं, 2 चीज़ें आपने लेनी है। अगर वो हाइपरटेंशन की हिस्ट्री देता है ना आपको,
हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दे रहा है, देन यू कैन गो विद डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म, ठीक है? चेस्ट पेन, शार्प चेस्ट पेन, डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। अगर वो उसका उसने बीपी आपको हाइपरटेंशन की तरफ नहीं दे रहा या हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा, तो आपने उसकी तरफ नहीं ना जाना, डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म की तरफ नहीं जाएंगे आप, ठीक है? क्योंकि दैट ओनली हैपन इन अ केस ऑफ हाइपरटेंशन। फिर आप जाएंगे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री की तरफ, जो कि हमारे पास हाइपरकोगेबिलिटी करवाएगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाएगा, ठीक है? आर यू गेटिंग मी? आर यू पीपल गेटिंग मी? ओके फाइन। तो ब्लड प्रेशर उसका लास्ट एमआई है, वो उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी अभी बात नहीं, अभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ रहे, ठीक है? उसकी अभी बात नहीं करते। एमआई के अंदर हमारे पास ओके फाइन, उसकी बात नहीं करते अभी। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का और क्या है? अच्छा, S1 Q3 T3, ये अभी लेटेस्ट के अंदर आया हुआ है, पेपर्स के अंदर। ईसीजी पे हमारे पास फाइंडिंग क्या आएगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट पे? एस यस, S1 Q3 T3, ठीक है? Q wave in the third limb leads and T wave in the third limb leads and S wave in the first limb leads, ओके? S1 Q3 T3। और इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म? सीटी एंजियोग्राम, सीटी एंजियोग्राम, ठीक है? सीटी एंजियोग्राम, ओके। प्रेगनेंसी के अंदर अगर डायग्नोस्टिक की बात करता है, आइडियल डायग्नोस्टिक इज सीटी एंजियोग्राम, ठीक है? एक और पॉइंट देख लें, उसके बाद थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। प्रेगनेंसी के अंदर हम क्या प्रायोरिटाइज करेंगे? यस, दैट इज गैलियम स्कैन। गैलियम, प्रेगनेंसी के अंदर हम गैलियम स्कैन की बात करते हैं, ठीक है? गैलियम स्कैन, ओके। अगर हमारे पास डायग्नोस्टिक की बात करता है, गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करता है, दैट इज सीटी एंजियोग्राम, ठीक है? सीटी एंजियोग्राम, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये ऑप्शन के अंदर नहीं है, देन यू कैन गो विद S1 Q3 T3, ठीक है? अगर वो ऑप्शन के अंदर गई है, अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है, देन यू कैन गो विद गैलियम स्कैन ओवर S1 Q3 T3। अच्छा, वैसे ऑप्शन के अंदर वो मैंने नहीं कभी पढ़ी कि ये दोनों ऑप्शन दिए हुए उसने। इसी पे अगर पूछे तो डेफिनेटली आपने S1 Q3 T3 देना है। अगर वो डायग्नोसिस के हवाले से पूछ रहा है, दैट इज सीटी एंजियोग्राम, ओके फाइन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म डन, ड्रग्स की हिस्ट्री के साथ डन, ओके। और हमारे पास ओके, ये हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ना, दैट इज रैपिड इन ऑनसेट होता है, रिमेंबर, ये रैपिड इन ऑनसेट होता है, ठीक है? रैपिड इन ऑनसेट, लाइक हमारे पास पेशेंट है, उसका रैपिड इन ऑनसेट, ओके। आरटीए का केस हुआ है, 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 उसकी इंजरी हुई है, फ्रैक्चर ऑफ लिम्स हो गई है, ठीक है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है, इमीडिएटली मर गया। कौन सा का डायग्नोसिस होगा आपका? नहीं, देखें, देखिए डॉक्टर मुनीब, आपने वो पिक तो सही किया, लाइक फ्रैक्चर ऑफ लिम्ब के बाद हमारे पास जो मोस्टली एम्बोलिज्म होता है, दैट इज अ फैंड है। इमीडिएटली अगर डेथ हो रही है उसकी, आरटीए का केस हो रहा है, डिसिप्लिनिया हो रहा है, इमीडिएटली डेथ हो रही है, दैट इज अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म केस, नॉट द फैट एम्बोलिज्म केस। या अगर वो पूछता है उसको हाइपोवोलेमिक और शोक के अंदर चला गया, व्हाट इज द काज ऑफ द शोक इन दैट आरटीए पेशेंट्स, दैट बी हाइपोवोलेमिया, ठीक है? हाइपोवोलेमिया, ठीक है? हाइपोवोलेमिया होगा। अगर वो शौक के हवाले से पूछता है कि काज ऑफ द शौक क्या होगा, अगर इमीडिएटली आरटीए का केस हुआ है, उसके बाद इमीडिएटली उसकी डेथ हो रही है आफ्टर डिस्पनिया, दैट इज मोस्ट लाइकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नॉट द फैट एम्बोलिज्म, बिकॉज फैट एम्बोलिज्म अकर्स आफ्टर आरटीए आफ्टर 12 आवर्स, एटलीस्ट उसको 12 घंटे चाहिए होते हैं। फैट एम्बोलिज्म, बोन टूटेगी, उसमें फैट पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है? फैट पार्टिकल निकलेंगे, आस्ता 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 ऊपर जाएंगे, ठीक है? ऊपर जाके लॉन्च करेंगे, फिर जाके उसको डिस्पनिया वगैरह फाइंडिंग आएंगे। उसका सिनेरियो ये आता है, आरटीए का केस हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है उसकी, और उसके हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया है, एडमिट करने के जो है ना 1 2 3 दिन बाद जाके उसकी डेथ हुई है, दैट इज फैट एम्बोलिज्म, ठीक है? वो फैट एम्बोलिज्म होता है, okay, that we have differentiated among the pulmonary embolism and fat embolism,
ओके, जब भी फ्रैक्चर होता है मोस्ट लाइकली हमारे पास फैट एम्बोलिज्म ही होता है, बट द टाइम ड्यूरेशन शुड बी इन योर बैकग्राउंड नॉलेज। अच्छा, एयर एम्बोलिज्म, लाइक हमारे पास हवा का कितनी हवा चाहिए होती है, 100 सीसी, 100 सीसी चाहिए होगी। ठीक है, हवा 100 सीसी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास एम्बोलिज्म करवाएगा। और हमारे पास एयर एम्बोलिज्म लाइक किन कंडीशंस के अंदर होगा, रैपिड जो कैसियन डिजीज होते हैं, डीप सी डाइवर्स हो गए। इसी तरह हमारे पास जो जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो डबल उमर कैथेटर पास करते हैं, उनके अंदर अगर उन्होंने किया है डबल उमर कैथेटर पास करते हुए, उसके अंदर भी जो एनोरिज्म होता है, एयर एम्बोलिज्म हो जाता है डबल उमर कैथेटर पास करते हुए भी। ओके, सीवीपी लाइन, यस सीवीपी लाइन। मैं क्या घुमा रहा हूँ डॉक्टर मुनीब, क्या घुमा रहा हूँ, कोई चीज़ कंफ्यूजन कर रही है आप लोगों को? इज दिस, नहीं सीपीएसपी की तरह मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना। कोई चीज़ मसला कर रही है, प्लीज लेट मी नो, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, 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 वैसे कह रहे हो। यार मैंने, आप ना मुझे इनबॉक्स कीजिएगा डॉक्टर मुनीब। अच्छा डॉक्टर मुनीब, आप अच्छा हाँ, आप इनबॉक्स कीजिएगा यार मुझे, लाजमी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, फैट हो गया, और उसके बाद ओके, एमनियोटिक। एमनियोटिक के अंदर क्या होता है? एमनियोटिक लाइक प्रेगनेंसी के, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमन है, शी इज प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी के अंदर, रिमाइंड, रिमेंबर ये प्रेग्नेंट है ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। अक्सर हम, मैन है, आरटीए का केस हुआ है एंड डाई ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, तो फिर उसके अंदर एमनियोटिक ना लगा दीजिएगा, ठीक है, वो मैन है, मेल पेशेंट है, मेल पेशेंट है। तो कुछ अक्लमंद, मुझे याद है, ये इस तरह के ब्लंडर मार के आते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि वो स्टेटमेंट उन्होंने रटी होती है, एमनियोटिक फ्लूइड डाई ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, तो वो एमनियोटिक को टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट है और डाई ऑन द वे टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग लेबर, आफ्टर लेबर, ठीक है, और जब उसकी पेन हो रही है। अच्छा, उसमें लेबर्स के एसोसिएशन के साथ, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अच्छा, ये एमनियोटिक फ्लूइड का भी अगेन, ये कितनी देर बाद हमारे पास एम्बोलिज्म करता है, एमनियोटिक फ्लूइड? ये इमीडिएटली करता है, इमीडिएटली, इमीडिएटली कर देता है, एमनियोटिक फ्लूइड कर देता है इमीडिएटली, ठीक है। इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ ना कंफ्यूज कीजिएगा। प्रेगनेंसी के अंदर इमीडिएटली दैट ये करवा देता है, मोस्ट लिथल भी यही होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है। और ये डीआईसी को भी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन को भी इन्वॉल्व करवा देता है, डीआईसी। ओके, दूसरी हमारे पास और क्या आता है कि, अच्छा, डेथ होगी अगर आरटी, प्रेग्नेंट वुमेन है, आरटीए का केस हुआ है, आरटीए का केस हुआ है, ठीक है, एंड डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, कौन सा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड या फैट एम्बुलेंस? क्या? आरटीए का केस हुआ है, एमनियोटिक, अभी तो मैं कह कह के थक गया हूँ कि फैट, अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है, आरटीए का केस हुआ है उसको, ठीक है, और शी डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, मैंने आपको बताया। नहीं, वो डॉक्टर अली, वो डेथ, देखें, द काज ऑफ द डेथ, जो मैं आपको एम्बोलिज्म की बात कर रहा हूँ ना, अभी एम्बोलिज्म की बात कर रहे हैं, 3-4 स्टेटमेंट के मुताबिक वो एमसीक्यूज पूछता है। अगर ये सिनेरियो है ऑन द वे टुवर्ड द हॉस्पिटल, उसकी डेथ क्या होगी, आरटीए का केस है, ठीक है, तो दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है। एक चीज, अगर वो पूछता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक में चली गई है फीमेल, ठीक है, व्हाट इज द काज ऑफ द शॉक, ठीक है, व्हाट इज द काज ऑफ द शॉक, दैट इज हाइपोवोलेमिया, एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू आरटीए का केस, ठीक है। अगर उसके बाद वो ये पूछता है कि लाइक हमारे पास ये टाइप ऑफ डेथ कौन सी है, ये डेथ किस टाइप की है, अगर आरटीए का केस हुआ है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ये दैट इज फॉर्चुइटस डेथ, ठीक है, अनसर्टेन डेथ, जो कि बेचारी बगैर मौत के मारी गई है, ठीक है, फॉर्चुइटस डेथ टाइप ऑफ डेथ का वो होता है, फॉर्चुइटस। इसका ऐसा ऐसा इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, मतलब टाइम ड्यूरेशन, दैट इज फैट का मोस्टली वो लिखते हैं, फैट टू 12 to 72 और मोस्टली लिखा जाता है, बट
पल्मोनरी एम्बोलिज्म का टाइम ड्यूरेशन मैंने नहीं पूछा। अगर किसी को याद है या पढ़ा किसी ने तो शी ही एंड शी इज़ वेलकम, वरना मैंने नहीं पढ़ा किसी बुक्स के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। इमीडिएटली के साथ जस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है? अगर 12 घंटे से पहले हो गया है तो दैट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर 12 घंटे के बाद हो रहा है तो दैट मोस्ट लाइकली हम उसकी तरफ फैट एम्बोलिज्म की तरफ जाएँगे। ओके, फाइन। अब ये एम्बोलिज्म क्लियर है आप लोगों को? ये एम्बोलिज्म क्लियर है सभी को? ओके, एक होता है हमारे पास। जी, जी। अच्छा, जी, जी। ओके, ओके। मैं जो आपको ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात की है ना बिफोर 12 आवर्स इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द फैट एम्बोलिज्म, ठीक है? ये वो वाला केसेज़ है जिसके अंदर आरटीए का केस होता है, ठीक है? आरटीए के पेशेंट को इंजरी हुई है, आरटीए का केस हुआ है, ठीक है? उसके अंदर हमने डिफरेंशिएट करना है कि आइदर दिस इज़ अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म और फैट एम्बोलिज्म। उस केस के अंदर दैट इज़ द टाइमलाइन, ठीक है, डॉक्टर साहिबा? जब हमने दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अब एक प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट है, उसके अंदर तो हमें फैट एम्बोलिज्म के साथ उसको डिफरेंशिएट ही नहीं करना। उसके अंदर तो अंडरस्टूड चीज़ है, दैट इज़ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डॉक्टर साहब, आर यू गेटिंग मी? ओके, थैंक यू वेरी मच। ये डॉक्टर आमना कह रही थी बस गुज़ारा ही है, क्या गुज़ारा हो गया आपका? समझ नहीं आई आप लोगों को? खुद नहीं पढ़ा हुआ? कोई हाल नहीं। तो पूछ लें आप, जो इश्यू है आपका, यू कैन आस्क मी। ये इतने जो ट्रिक्स मैं आपको देसी-देसी बता रहा हूँ, जो रिपीटर हैं उनसे पूछें फिर। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। अ, ठीक है। मैं देखिए वो ज़ीरो से नहीं ना स्टार्ट कर रहा, मैं वो वाली चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो मसला करती हैं आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद हमने बात करनी है। हाँ, प्रोलॉन्ग बेड रिडन के अंदर डीवीटी होगा वो, जो कि हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा देगा ना। ओके, और क्या बात करने लगा? यस, रोडफोर्ड नैनोग्राम, रोडफोर्ड नैनोग्राम इज़ यूज्ड फॉर रोडफोर्ड नैनोग्राम। रोड ओके, रोडफोर्ड नैनोग्राम होता है एक, रोड फॉर नैनोग्राम, ओके, रोड फॉर नैनोग्राम, ओके। और एक हमसे कैप्नोग्राम पूछता है, कैप्नोग्राम। अच्छा, हमारे पास जो एयर एयर वाला होता है ना, एयर एम्बोलिज्म, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं कैप्नोग्राम, कैप्नोग्राम, ठीक है? कैप्नोग्राम यूज़ कर सकते हैं। कैप्नोग्राम हम किसके लिए, एक्चुअली दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैप्नोग्राम। इसी तरह कैप्नोग्राम का एक और री ब्रीथिंग के हवाले से इंटरप्रिटेशन आ रही होती है। जस्ट लर्न इट बाय हार्ट कि जो बेस लाइन है उसकी अगर जो बेस लाइन को डिनोमिनेटर बेस लाइन को टच नहीं कर रहा, व्हाट विल बी दैट इंडिकेट? दैट इज री ब्रीथिंग। बेस लाइन इज एलिवेटेड, ओके, री ब्रीथिंग, ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के हवाले से उसने पूछा होता है कि जो उसकी बेस लाइन है दैट इज एलिवेटेड, व्हाट इज दैट मीन? दैट इज रीब्रीथिंग, के रीब्रीथिंग हो रही है, ओके। दैट इज कैप्नोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम इसको एयर एम्बोलिज्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, रोडफोर्ड जो नैनोग्राम होता है दैट इज यूज फॉर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम की हमारे पास मेजरमेंट के लिए टाइडल वॉल्यूम, ओके, टाइडल वॉल्यूम, ओके, फाइन। दूसरी हमारे पास, ओके। अच्छा, हमारे पास लंग के अंदर ना कोई ऐसा हार्मोन है जिसको लंग इनएक्टिवेट कर देता है, दैट इज सीरोटोनिन, ठीक है? सीरोटोनिन इसको इनएक्टिवेट कर देता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इसकी मेटाबोलाइजेशन करवा देते हैं सीरोटोनिन, और इनएक्टिव मेटाबोलाइट बना देते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जिसको ये एक्टिवेट कर देते हैं लंग? यस, दैट इज हमारे पास एस एंजाइम होते हैं इसके अंदर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम, ठीक है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम। अच्छा, ये क्या करवाते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को
एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 कहाँ से आता है? दैट इज फ्रॉम द लीवर, एंजियोटेंसिन 1। और ये लीवर से आने के बाद हमारे पास लंग के पास जाता है। लंग के जो कैपिलरी एंडोथेलियल लाइनिंग होती हैं उसके अंदर एस एंजाइम पर पाया जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दैट कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 2। और एंजियोटेंसिन 2 का आपको पता है कि जो हम पढ़ते होते थे ब्लड रेगुलेशन, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ब्लड रेगुलेशन के अंदर रेस, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और दूसरे भी फंक्शन हम हेमाटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे उसको, ठीक है। सो एमसीक्यूज आता है, विच इज टू बी कन्वर्टेड इन द लंग, दैट इज एंजियोटेंसिन 1। विच इज एक्टिवेटेड इन द लंग, एक्टिवेटेड पास फॉर्म में यूज किए हुए, सो इट्स मीन दैट इज एंजियोटेंसिन 2। टू बी कन्वर्टेड दैट इज एंजियोटेंसिन 1, विच इज एक्टिवेटेड इन द लंग, दैट इज एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, एम आई क्लियर? ओके। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, माओ माओ। ओके फाइन। एंजियोटेंस विच इज टू बी एक्टिवेटेड, जो कि एक्टिवेटेड होगा, दैट इज एंजियोटेंसिन 1। विच इज एक्टिवेटेड, जो कि एक्टिवेटेड हो गया, दैट इज एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, एमसीक्यू स्टेम ऐसे पूछता है ना वो। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द गैसेस, अच्छा गैसेस की डिफरेंस किस किन दो आर्टरी के अंदर होगी, मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ गैसेस? यस, दैट इज एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। मिक्स अगर वेनस ब्लड हमने लेना है, मिक्स ब्लड अगर लेना है तो कहाँ से लेंगे? ओके, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज दो होती हैं जिनके अंदर हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिलेगा। ओके, अगर हमने मिक्स ब्लड लेना है तो कहाँ से लेना है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वी विल टेक फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज मिक्स ब्लड। अच्छा, दूसरी हमारे पास है कि ओके, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किसके अंदर होती है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, टेंशन। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन टेंशन की बात कर रहा हूँ। दैट इज पल्मोनरी कैपिलरीज, मैक्सिमम ऑक्सीजन टेंशन। लंग के अंदर जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन टेंशन होती है, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज। और जो मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है, दैट इज अम्लाइकल वेन। ठीक है, वो सैचुरेशन होती है, दैट इज अ सैचुरेशन जो कि अम्लाइकल वेन में होती है। और मिनिमम ऑक्सीजन टेंशन किसके अंदर होती है? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज या superior वेना cava। मिनिमम इज पल्मोनरी आर्टरी या superior वेना cava। पल्मोनरी आर्टरीज पहले और उसके बाद superior वेना cava। ओके, superior वेना cava। मिनिमम ऑक्सीजन टेंशन। ओके, मैक्सिमम किसके अंदर होती है? पल्मोनरी कैपिलरीज। मिनिमम किसके अंदर होती है? पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज या superior वेना cava या अम्बलाइकल आर्टरीज, या अम्बलाइकल आर्टरीज। मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन, दैट इज इन द अम्बलाइकल वेन्स। हमारे पास कितनी आर्टरीज कितनी होती हैं अम्बलाइकल, और वेन कितनी होती हैं? ओके, दो आर्टरी होती हैं, एक वेन होती है, ठीक है। और जो सेंटर में हमारे पास दिखाई होती है, दैट इज डॉक्टर साहिबा, आपने डायग्राम गौर से देखें, उसने ना ऑपोजिट साइड में अगर हमें रंग ऑपोजिट दिखाए होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आर्टरीज दो होती हैं, वेन एक होती है। ओके, उसने ना एक्चुअली हमारे पास जो आर्टरी होती है ना, उसका काम क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है टुवर्ड द। हाँ हाँ, दो होती हैं डीजनरेट करती है। यस, यू आर राइट डॉक्टर आमना, यू आर राइट। कौन से वाली डीजनरेट करती है, राइट करती है कि लेफ्ट करती है? यस, राइट करती है। और लेफ्ट क्या बना देती है डीजनरेट करने के बाद? यस, लिगामेंट एंड टीरिस। सो आई हैव स्टूडेंट्स, उनको भी पता है सारा। ठीक है, तो हाँ, ये पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं हमने, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, लंग की तरफ रहे हैं आप, इधर उधर घुमाई जा रहे हैं। अच्छा जी, ओके।
अच्छा, आपने भी लिए हुए हैं? माशाल्लाह। अच्छा, ओके फाइन। हमारे पास जो ब्रोंकाई का डायमीटर होता है, डायमीटर्स सिम्पैथेटिक एक्टिविटी में इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है? सिम्पैथेटिक एक्टिविटी के अंदर इंक्रीज करता है। सो द डायमीटर ऑफ द bronchi and bronchioles is under the influence of sympathetic activity। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक के अंदर हमारे पास इट गेट डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ओहो, एक चीज जो मैंने बात नहीं की, मैं भी क्यों कुछ पॉइंट मिस हो रहा था। डेड स्पेस, वी आर गोना डेड, ठीक है, डेड स्पेस पढ़ते हैं। उसका डेड स्पेस हमने कल बात कर ली थी, अब उसकी हमने याद करनी है चीज़ें। ओके, कि डेड स्पेस के अंदर किन किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा होती है और किन किन चीज़ों के अंदर कम होती है। ओके, आई नो यू पीपल आर गेटिंग टायर्ड अ लिटिल बिट। ओके, डेड स्पेस। ओके, दिस इज गोना बी अ लास्ट पॉइंट। ओके, ठीक है, हमारे पास डेड स्पेस की बात करते हैं, इंक्रीज किसके अंदर होती है। जस्ट आपने इमेजिन करना है, इसमें कोई एफर्ट एफर्ट करने वाली ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आप इमेजिन कर लें। ओके, यहाँ पे डेड स्पेस इंक्रीज हो रही है, डेड स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अच्छा, डिक्रीज हो रही है डेड स्पेस। अच्छा, इसको मैं कैसे याद करता था। अच्छा, एक कंसिडर अ मैन, यंग मैन, यंग एंग्री मैन। ओके, यंग एंग्री मैन, यंग एंग्री मैन। ओके, ही इज स्मोकिंग, ठीक है, स्मोक कर रहा है, सिगार लगाया हुआ है उसने, बहुत अच्छे वाला सिगार लगाया हुआ है। ओके, उसका उसका हार्ट ब्रेक हो गया एक्चुअली, इसलिए वो सूटा लगा रहा है, बहुत महंगे वाला। ओके, सो लगा के ना, उसका ऊपर को, मुंह भी ऊपर को हुआ है ना, ऐसे 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 सूटा लगा के ना ऊपर, धुआं ऊपर को फेंकता है। ओके, बेचारे का इतना दिल दुखा है, बेहोश हो गया है। ओके, ठीक है, इसको हॉस्पिटल लेकर गए, इसको हॉस्पिटल लेकर गए। ओके, हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए हैं, और इस पे ना बेचारे के सांस भी नहीं आ रहे थे, सांस भी नहीं आ रहे थे, और इसके जो है ना, ईटीटी पास की है इसको, ईटीटी, ईटीटी ट्यूब, ईटीटी ट्यूब्स। ओके, सो here you learn all in a sarcastic way कि डेड स्पेस किसके अंदर इंक्रीज करती है। सो a person is standing, he is smoking and remembering his heart broken things, ठीक है, स्टैंडिंग भी है, और उसके बाद उसको वो स्मोकिंग भी कर रहा है। आफ्टर ऊपर को धुआं छोड़ा उसने, दैट इज देयर इज एक्सटेंशन ऑफ नेक, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ नेक। ओके, एक्सटेंशन ऑफ नेक। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ नेक, उसके बाद उसका बीपी कम हुआ है, हाइपोटेंशन, और नीचे गिर गया, ठीक है, हाइपोटेंशन हुई है उसकी, बेचारे को इतनी टेंशन थी, हाइपोटेंशन होगी, नीचे गिर गया। उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल लेने लेने के बाद दैट इज ईटीटी पास की है उसको, ईटीटी, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। ओके, सूटे पी पी के ना उसने अपने लंग्स हार लिए सारे। सो जितनी भी डिजीजेज हैं, लाइक मोस्टली हमारे पास सीओबीटी, ब्रोंकाइटिस, और ये वाली सारी जितनी भी डिजीज होती हैं, और कार्डियक फेलियर वाली सारी। सो और उसके बाद हमारे पास, रिमेंबर, जो डेड स्पेस है हमारे पास, एम्फीसीमा, एम्फीसीमा के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ऑपोजिट ऑफ एटिलेक्टेसिस होता है, इसके अंदर फट जाती है ना, हमारे पास वाल्स खत्म हो जाती हैं एम्फीसीमा के अंदर। एम्फीसीमा, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाल्स ऑफ द एल्वोलाई। एम्फीसीमा, ओके, एम्फीसीमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द wall of the
एल्वोलाई एम्फीसीमा के अंदर। सो हमारे पास एयर स्पेस और ज़्यादा हो जाएगी एम्फीसीमा के अंदर। सो सो और उसके बाद हमारे पास अगेन जो चीज़ डायलेट कर रही होगी, हमारे पास ब्रोंको डायलेशन, अगर लंग डायलेट कर रहा है, दैट इज ब्रोंको डायलेशन। उसके अंदर भी एयर ज़्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे, डेड स्पेस के भर जाएगी ब्रोंको डायलेशन के अंदर। सो व्हाट आर वी कंक्लूडेड फ्रॉम द इंक्रीज डेड स्पेस किस किस के अंदर होती है? एक तो हमारे पास जिसके अंदर वो स्पेस ज़्यादा होती है ब्रोंकोडाइलेशन, एंड द एम्फीसीमा जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाल होती है, एल्विलर वाल होती है। दूसरी हमारे पास ये सिनेरियो है, बेचारे का दिल टूटा हुआ है, स्मोकिंग, स्टैंडिंग, एक्सटेंशन, हाइपोटेंशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद इंक्रीज डेड स्पेस। ऑप्शन कौन कौन सी पूछता है सीपीएसपी? हाइपोटेंशन का पूछा हुआ है, एम्फीसीमा का पूछा हुआ है, एंड हमारे पास ओके ये 3 पूछे हुए हैं, ठीक है? ये पूछे हुए हैं। अच्छा, डिक्रीज़ डेड स्पेस, अब ये याद हो गया ना आपको ये कौन-कौन सी होती हैं? ओके फाइन। अब दूसरी हमारे पास होती हैं डिक्रीज़ डेड स्पेस। डेड स्पेस के अंदर डिक्रीज़ क्या होता है? यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे वो स्पाइन पोज़ीशन क्या होगा? लेटा होगा, ओके। वहाँ पे हमने एटीटी पास की थी, यहाँ पे हमने ट्रैकियोस्टमी पास करनी है, ओके। ट्रैकियोस्टमी, ओके, ट्रैकियोस्टमी। ओके, वहाँ पे वो जाग रहा था, स्टैंडिंग था, दैट इज स्लीप एंड इन द स्पाइन पोजीशन, ओके, स्लीप एंड स्पाइन पोजीशन, ओके। यहाँ पे उसकी हॉस्पिटल में उसको क्यों एडमिट किया है? फॉर द मैक्सिलेक्टमी, द मैक्सिलेक्टमी, ओके, मैक्सिलेक्टमी के लिए, मैक्सिलेक्टमी, सर्जरी ऑफ द मैक्सिला, मैक्सिलेक्टमी, मैक्सिलेक्टमी, ओके, ओके फाइन। स्लीप, स्पाइन पोजीशन, ट्रेक्योस्टमी, मैक्सिलेक्टमी, एंड और हमारे पास जो वो वाली चीज़ें जिसके अंदर स्पेस कम हो जाती है, श्रिंक ऑफ एल्वुलाई हो जाता है, लाइक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, जहाँ पे ब्रोंकोडायलेशन होती थी, यहाँ पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है? और यहाँ पे एक डिजीज जिसके अंदर एल्वुलर स्पेस ज़्यादा होते थे, और वहाँ पे एक डिजीज जिसके अंदर हमारे पास श्रिंकेज ऑफ एल्वुलाई होती है, उसको क्या कहते हैं? एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस, ठीक है, एटिलेक्टेसिस। So this is a simple variant to learn the increase and decrease dead space. Okay, I hope so it will be easy for you people to remember. Okay, is that easy? Okay, fine. So okay, here we are going to end it here. ठीक है, आई नो और भी चीज़ें हैं, फार्मूलाज वगैरह मैं आपको नहीं करवा रहे हैं, वो ओके। रिमेंबर, कुछ चीज़ें एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिस पे आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, लाइक लंबी सी कैलकुलेशन। रिमेंबर, लंबी सी कैलकुलेशन को करने के बजाय ना रट्टा मार लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उधर तो आपको इतना टाइम होना नहीं इतनी लंबी कैलकुलेशन करने का। अगर एक एमसीक्यू पे आपने 5-7 मिनट दे दिए तो आपने वैसे ही अपना बेड़ा गर्क कर लिया, ठीक है? सो रट्टा दैट एमसीक्यूज, बस उनका फार्मूला आप थोड़ा सा देख लें, इन केस एट द एंड आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो आप जल्दी से वो कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, ये पागल सा टीचर होगा जो ऐसे ही कह देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पंप है, वो इतना इनहेल कर रहा है तो कितनी देर के अंदर ये खत्म होगा। मतलब वो पागल सा घर से लड़के आया ऐसे एमसीक्यू दे रहा है, और ये लंबी लंबी कैलकुलेशन वगैरह है। या तो रट्टा मार लें या तो जस्ट इग्नोर इट, डू नॉट गिव एफर्ट ऑन सच एमसीक्यूज। रट्टा मारें इन चीज़ों को, रट्टा मारें। ओके, क्लास डिसमिस, एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। अच्छा, फिर कंफ्यूज हो गए डॉक्टर इकरा? डॉक्टर तलहा जो है ना, डॉक्टर तलहा सही नहीं पढ़ाते हैं, रफ़ी के अगेंस्ट। हाँ, हाँ, तो वो करेक्ट कर लेना, उसमें अब मैं बार-बार कहता अच्छा लगता हूँ कि भाई ये हाँ, मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, ये उसने मुझे पता है उसने उल्टी लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक है, किया करें, अच्छी बात है, समटाइम मैं भी मिस्टेक कर देता होता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, पहले मुझे ना रिकॉर्डिंग एंड करने दें। अच्छा।